सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा एक बड़ी हेडलाइंस की। हां, माननीय हाईकोर्ट के जज को सैल्यूट। उन्होंने कहा यदि सैनिकों को दबाव नहीं है, सैनिकों को परेशानी नहीं है, तो इस देश में किसी को परेशानी नहीं। आप सैनिकों को पेंशन से वंचित नहीं कर सकते। और दोस्तों, दो धुरंधरों ने संभाली कमान और सेना में ऐतिहासिक बदलाव। तो आइए दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, उन्होंने कहा है कि इस पूर्व सैनिक को आपको 50% पेंशन देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है जब ये भर्ती हुआ था तो पूरी तरह फिट था और सेना के अंदर उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, हाइपरटेंशन की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, और ये सेना के काम के कारण होती है, क्योंकि सेना का काम इसी प्रकार का है। लगातार शारीरिक परिश्रम रहता है, मानसिक दबाव रहता है, भय का वातावरण रहता है, जंगल में काम करता है और आप समझ सकते हो, रोड ओपनिंग करता है, अम्बुश लगाता है, पेट्रोलिंग करता है, रात में मूवमेंट करता है, क्यूआरटी में जाता है। तो फिर हाइपरटेंशन क्यों नहीं होगी? किसको होगी हाइपरटेंशन? जो 8 घंटे एसी में बैठ के जाते हो उनके लिए होगी। और इस जवान को संघर्ष करना पड़ रहा है रिटायरमेंट के बाद, और जबकि आपका आरएमबी मेडिकल बोर्ड सोया हुआ है। कौन सी शर्तें लेकर किसी के लिए यह लागू करता है कि इसको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी या नहीं? यह सरासर गलत है, कई नियमों का हवाला देते हुए। और माननीय हाई कोर्ट के जज साहब को मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा इस सरकार को अब इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। देश में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि अपने लोगों के खिलाफ हो। और यहां पर एक जवान रिटायरमेंट जाता है, वहां से आरएमबी यानी जो उसका मेडिकल बोर्ड होता है उसको पेंशन नहीं देता है, एएफटी उसके पक्ष में निर्णय देती है, तो सरकार एएफटी के डिसीजन को खारिज करने के लिए आगे अपर कोर्ट में अर्जी लगाती है। यह सरासर गलत। और ऐसा ही मामला आपके सामने रखना चाहता हूं। और यह कहा गया है कि लगातार पोस्टिंग, 24 घंटे की नौकरी, यानी बच्चों से दूर, भय का वातावरण, इतना तनाव, नींद की कमी, तो फिर बीमारी नहीं हो सकती? फिर बीमारी किसको होगी? क्यों नहीं हो सकती बीमारी? यही बात जज साहब कह रहे हैं। और मैं न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और दीपक चंदा साहब को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ये सुनवाई की और उन्होंने कहा कि जिसमें एएफटी के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें सेवा के दौरान प्राथमिक उक्त रक्तचाप की विकलांग से पीड़ित पाए जाने के आधार पर विकलांगता पेंशन प्रदान की गई थी। फटकार लगाई उन्होंने कि आप किस तरीके का मेडिकल बोर्ड करते हो। यानी अब उनको आदेश दिया कि आप 30% से पेंशन आपकी 50% डिसेबिलिटी की जाएगी और पेंशन आपको देना होगा। हाँ जी दोस्तों, अदालत ने प्राथमिक उक्त रक्तचाप से पीड़ित पूर्व सैनिक के लिए 50% विकलांगता पेंशन को बरकरार रखा। केंद्र की याचिका खारिज कर दी। हाँ जी दोस्तों, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा विकलांगता का कारण सैन्य सेवा होती है। मेडिकल बोर्ड की निराधार रिपोर्ट को खारिज किया। सैन्य कर्मी को आप विकलांगता पेंशन से वंचित नहीं कर सकते। और उन्होंने सीधा 30 से 50% किया। यह मामला 25 मई को था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब सेना में जवान भर्ती हुआ था पूरी तरह फिट था। सेना की कंडीशन 24/7 24 आवर्स हमेशा, यानी जिंदगी और मौत के बीच में जूझता है सोल्जर। कितनी सारी कठिन परिस्थितियों में जूझता है सोल्जर। और यदि आप उसको हाइपरटेंशन है तो सेना की सेवा के कारण हुआ है। ये वो फील्ड में है या पीस में, इसका कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने लगभग जो नियम कानून बनाए गए हैं कि सेना कर्मियों के पक्ष में कहा गया है कि पात्रता नियम 1982 के नियम 5 और 9 से यह उत्पन्न होता है कि कर्मियों को इसके पक्ष में आपको लाभ देना होगा। एक सैन्य कर्मी और विकलांगता पेंशन के लिए कानूनी लड़ाई इतनी क्यों चल रही है? एएफटी के 2025 के आदेश को चुनौती दी गई। हाँ जी दोस्तों, 2004 में एक जवान भर्ती हुआ, 17 साल के बाद 2021 में रिटायर्ड होता है और हाइपरटेंशन के लिए उसको कुछ नहीं दिया जाता है। और ये कानूनी लड़ाई उसने हाई कोर्ट तक लड़ी और उसको सीधे तौर पर 50% पेंशन का आदेश जारी किया गया है। सरकार की याचिका को खारिज किया है। मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि सैनिकों के साथ लगातार विकलांगता पेंशन को लेकर, डिसेबिलिटी पेंशन के नियमों को लेकर बहुत संदेह की स्थिति है। परिस्थितियां हमारी बदली नहीं है, लेकिन पेंशन पर कहीं न कहीं रोक लगाने के पूरे तरीके यानी सेना इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों, ये निर्णय बहुत ही आदर कह रहे हैं, रेस्पेक्टफुल है।
आइए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा सेना की कमान। जैसा कि आप देख सकते हो कि सीडीएस साहब कल रिटायर्ड हो गए और एक नए सीडीएस साहब ने कमान संभाली है। और आप देख सकते हो उन्होंने कहा है कि मुझे यह मानते हुए गर्व हो रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभालते हुए मैं देश का आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने आर्मड फोर्स पर भरोसा दिखाया। हम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन और सभी स्टेक होल्डर भारत की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए पूरे देश के नजरिए के हिस्से के तौर पर एकजुट हैं। हम अपने प्रधानमंत्री के विजन जय जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन को लागू करने के लिए कमिटेड हैं। To implement the vision of our honorable Prime Minister, Jai, jointness, Atmanirbharta and innovation. Transformation of the armed forces and organizational reforms to enhance jointness, synergy and integration will be the primary focus. Atmanirbharta is a central pillar of our national security. We will accelerate the development, induction and integration of indigenous weapons in our armed forces. Innovation in thought and action will drive our capability. आर्मड फोर्सेस में बदलाव, जॉइंटनेस, सिनर्जी, इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म पर हमारा फोकस होगा। आत्मनिर्भरता हमारी नेशनल सिक्योरिटी का एक सेंट्रल पिलर है। हम अपनी आर्मड फोर्सेस में स्वदेशी हथियारों के डेवलपमेंट, इंडक्शन और इंटीग्रेशन को तेज करेंगे। और ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम, हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव नेवी के अंदर। जी हां दोस्तों, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने इंडियन नेवी को एक और नए दौर में ले जाने के इरादे को लेकर 27वें नेवल स्टाफ चीफ के तौर पर चार्ज संभाला। नेशनल वार मेमोरियल पर फूल चढ़ाए, भारत के बहादुर सैनिकों की हिम्मत कुर्बानी को श्रद्धांजलि दी। और अभी आप देख सकते हो कि ये दो धुरंधर, एक सीडीएस और एक दूसरे नेवी चीफ, और आप देख सकते हो अगले कुछ महीनों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी आर्मी यानी सेना प्रमुख भी बदलने जा रहे हैं। तो हमारे इन धुरंधरों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। Today, as the 27th Chief of the Naval Staff, that the Indian Navy is well set on a course of capability enhancement and modernization. It shall be my endeavor to sustain the growth momentum of the Navy, consolidate all the ongoing programs, scale up where required, and sharpen our operational capabilities through the induction of niche and emerging technologies as soon as I can. The Indian Navy is deeply committed to jointness, Atmanirbharta, and indigenization, and that shall also be one of my key result areas. I will devote every single day of my life to make the Navy a better, stronger, sharper, and more impactful service so that it can serve the interests of national security, national development,